ओवरसीज़ वगैरह की अलग बनी हुई हैं और इसी तरह मतलब बिज़नेस काउंसिल्स वगैरह बनी हुई हैं। लेकिन एक टैक्स पेयर्स का इकट्ठा होना मेरे ख्याल में इट इज़ अ डायर नीड ऑफ टाइम कि टैक्स पेयर ज़ाहिर है एक प्रेशर ग्रुप जो कि हर जगह पे एग्ज़िस्ट करता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्ज़िस्ट करता है। यूके में इसी टैक्स पेयर्स अलायंस के नाम से एक प्रेशर ग्रुप है। 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था माशाल्लाह इट्स ऑपरेटिंग विद 75,000 मेंबर्स एज़ ऑफ नाउ। तो इसी तरह यूएसए में भी टैक्स पेयर प्रोटेक्शन अलायंस के नाम से है। फिर एक ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस है, उसके ऊपर भी मतलब वो भी ग्लोबली एक काम कर रही है टैक्स जस्टिस के लिए इसी फोरम इसी तरह प्रेशर ग्रुप के तौर पे। तो पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है डेफ़िनिटली और सारे टैक्स पेयर्स इकट्ठे हों, एक डाइवर्सिफ़ाइड ग्रुप बने और मतलब गवर्नमेंट की बेसिकली पॉलिसी मेकिंग जो मशीनरी होती है उसको हम लोग असिस्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स जो हैं वो टेबल की इस साइड पे बैठे होते हैं, पॉलिसी मेकर्स दूसरी साइड पे बैठे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टैक्स पेयर्स मतलब बेहतर वे में कन्वे कर सकते हैं कि जी ये क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं उनको प्लग इन करने की कोशिश करें, जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उसको बताने की कोशिश करें। तो ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मतलब जिस तरह अभी डॉक्टर मंजूर साहब बता रहे थे टास्क फोर्स अभी बनी है, 27 सितंबर को नोटिफ़िकेशन हुआ है और उसमें माशाल्लाह हमारे टैक्स पेयर्स अलायंस के 2 मेंबर्स डॉक्टर मंजूर साहब हैं और महमूद खालिद साहब हैं फ़ाइट के, तो उनकी भी नॉमिनेशन हुई है। तो अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर माशाल्लाह ये एक टास्क फोर्स बनी। तो हमारा मतलब ये है कि चलिए टैक्स पेयर्स अलायंस के फोरम से हम लोग प्रपोज़ल्स कुछ वहाँ पे सबमिट करा सकें। तो ये ज़ाहिर उस वक़्त मुमकिन है कि जब हम डिस्कशंस करें, डेलिब्रेशंस करें और फिर जो भी मतलब ऑप्टिमम एक चीज़ हमारे पास बने उसको हम आगे कन्वे कर सकें। तो इसका मतलब बेसिक तो ज़ाहिर है पर्पज़ बनाने का टैक्स पेयर्स अलायंस का ये था। हम लोगों का मोटो ये है कि इंशाल्लाह जी पावरफुल वॉइस ऑफ टैक्स पेयर्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है वहाँ पे अगर टैक्स पेयर्स की पावरफुल वॉइस जाएगी, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। तो उसके अलावा एक चीज़ जो रोड मैप है थोड़ा शेयर करना चाहूँगा जो हमारी मतलब अभी इंटरनल डिस्कशन भी हुई फिर हमारे मतलब यहाँ पे टीपैप सेक्रेटेरिएट फिर चैप्टर्स वगैरह हम लोगों ने लाहौर चैप्टर, कराची चैप्टर भी हम इंशाल्लाह इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता लेके चल रहे हैं। तो उसमें एक तो ये कि आज माशाल्लाह एक हमने माइलस्टोन अचीव किया कि एक किक ऑफ टाइप मीटिंग जो है हम लोग होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा भी क्वार्टरली न्यूज़लेटर जिस तरह भी एक क्वार्टर हमारा खत्म हुआ है सितंबर का, तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम मतलब बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम एक क्वार्टरली न्यूज़लेटर जो है वो इसका निकाल सकें। उसका हम वॉइस ऑफ टैक्सपेयर्स के नाम से इंशाल्लाह मतलब कोशिश करेंगे कि एक न्यूज़लेटर हो जो सर्कुलेट भी हो हार्ड फॉर्म में और हमारे पास वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो। तो उसके बाद ये है कि इस्लामाबाद पॉलिसी एक्सचेंज एक प्राइम वालों का ऑलरेडी फोरम है जो 7 आईपीज़ हो चुकी हैं। तो उसमें अभी हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह अगली 1-2 आईपीज़ में से हम एक डेडिकेट करेंगे टैक्स पेयर्स के नाम पे और इसी तरह टीपैप को थोड़ा-सा हम प्रमोट भी करेंगे और अभी एक हमारी चूँकि वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो जो लोग इस्लामाबाद में हों या इस्लामाबाद उस टाइम मौजूद हों और वो मीटिंग अटेंड करना चाहें, तो वो उस फोरम पे हमें जॉइन कर सकते हैं फिज़िकली इन पर्सन वो एक मीटिंग होगी। और उसके बाद हमारा इंशाल्लाह जो मेजर माइलस्टोन है वो है कि हम चाह रहे हैं कि अप्रैल 2024 में हम लोग जो है वो एक एनुअल टैक्स पेयर्स कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कर सकें, ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और वो जो है बेसिकली क्योंकि उस टाइम एक बड़ा हाई टाइम होता है, बजट मेकिंग अपने पूरे फुल स्विंग में होती है। तो वो एक हमारा एक माइलस्टोन है जिसकी तरफ हमने आहिस्ता-आहिस्ता जाना है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है मीटिंग्स इस तरह होंगी और आइडियाज़ जनरेट होंगे फिर उसकी मतलब आगे स कन्वे होंगे पॉलिसी मेकर्स तक। तो वो फिर हमारे लिए बड़ा अच्छा हमारी कोशिश है कि उस वक़्त तक हमारे मेंबर्स भी मतलब और एक्टिव टैक्स पेयर्स आ रहे हों, जो कि अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हों उस वक़्त मतलब इकोनॉमी के अंदर और उनका ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट थोड़ा और होता है कि टैक्स पेयर गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इनकी बैक पे इतना जो है टैक्स पेयर मौजूद है। तो वो एक इंशाल्लाह हमारा माइलस्टोन है। तो आज तो जिस तरह अली सलमान साहब ने भी बताया फिर कि हम हमारा आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम लोग टू द पॉइंट फ़ोकस्ड रहें थोड़ा-सा उसी टास्क फ़ोर्स बनी हुई है टैक्स रिफ़ॉर्म्स के ऊपर, एफबीआर रिफ़ॉर्म्स के ऊपर, तो उस पे हम लोग डिस्कशन करें। ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ से इनपुट बड़ा ज़रूरी है उस पे और ताकि उसमें से जो पॉइंट्स हम लोग फिर समझते हैं, उसको हम लोग एक रिपोर्ट प्रॉपर बना के और ग्रुप पे भी सर्कुलेट हो सारे मेंबरान को और उसके बाद हम टास्क फ़ोर्स को जो है वो सबमिट कर सकें कि उसके ऊपर अब क्या पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। तो अभी कुछ तो हमने जो कि जब फेडरल बजट हुआ 23-24 का, तो उसमें हम लोगों ने प्रपोज़ल ज़ाहिर है कुछ फ्लोट किए वहाँ पे और उसके ऊपर अच्छा कुछ रिस्पॉन्स भी आया उनकी तरफ से मतलब रीसबमिट भी किए उनको। तो बाकी ज़ाहिर है वही होता है काफ़ी एक फोरम से उनके पास जा रहे होते हैं प्रपोज़ल्स। कुछ प्रपोज़ल्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ प्रपोज़ल्स जो है वो अगले उसमें वो स्टेप बाय स्टेप लगते हैं।
तो हमारा बस यही होगा कि इंशाल्लाह उन प्रपोज़ल्स को भी देखें और उसके अलावा जो नए हमारे कुछ प्रपोज़ल्स या इन द मीन टाइम जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, उसको भी सामने रखते हुए हम लोग जो है वो मज़ीद प्रपोज़ल्स को देखें और मतलब कंक्रीट कोई हो, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव भले कम हो 5, 6, 7 हो मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरी एक इतनी मोटी किताब बना के दें। लेकिन ये है कि हम उसको जो है वो जो चीज़ भी जाए उसका इम्पैक्ट हो, अगलों को मतलब लगे कि वाक़ई इस पे थॉटफुल एक प्रोसेस हुआ है और उसके बाद ये चीज़ मतलब बनी है ना। तो इस पे इंशाल्लाह आप लोगों का भी इनपुट हमें चाहिए होगा मेंबरान। एक तो ये कि ज़ाहिर चले एक्वेंटेंसेस डेवलप हो जाएँगे, सबको एक-दूसरे का पता चलेगा और दूसरा ये कि फिर प्रपोज़ल्स वगैरह जो भी मतलब इस वक़्त अपने-अपने सेक्टर में चीज़ें देख रहे हैं, उसको हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा उस्मान अज़मत हैं जी हमारे काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव मेंबर भी हैं, लाहौर चैप्टर को भी ये होल्ड कर रहे हैं इस टाइम। तो उस्मान साहब आपकी तरफ से मतलब कुछ क्या इस वक़्त मतलब आप कोई भी टास्क फ़ोर्स के बारे में और आपने वो सर्कुलर भी देखा है नोटिफ़िकेशन, उसकी टीओआरस भी आपने पढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा थोड़ा-सा अगर आप उसको ब्रीफली मतलब कुछ हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह मतलब उसपे फिर हम लोग डिस्कशन वगैरह ताकि डेलिब्रेशन शुरू करें ना। प्लीज़ उस्मान ओवर टू यू प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अली सलमान साहब और अनस साहब कि आपकी ये सुप्रीम लीडरशिप में हम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं प्राइम के फ़ोरम से और टास्क फ़ोर्स जो बनी है पीआर में, हम उनको जो है अपनी प्रपोज़ल्स अब देने जा रहे हैं, ठीक है? मेरी तरफ से 2 प्रपोज़ल्स हैं। अभी रिसेंटली सेक्शन 7 ई जो है ना वो फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने लगाया है एफबीआर ने, ठीक है? उसके ऊपर खासे इश्यूज़ आए हैं और मैंने इनफैक्ट उस पे एक आर्टिकल भी ड्राफ्ट किया हुआ है जो कि मैं आपसे शेयर भी करूँगा और उसकी जो मैंने जो मेन पॉइंट्स थे, जो क्रक्स है वो ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक्ट एफबीआर का और वो लगने से जो है ना प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में काफ़ी डिप है, ठीक है? और जो और उसको ख़त्म होना चाहिए। डिस्करेजिंग है वो एक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टीज़ का फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये प्रोविंशियल डोमेन है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा सकती है, फेडरेशन का डोमेन नहीं है। लेकिन फेडरेशन अपने पावर्स को यूज़ करते हुए डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबिलिटी और समटाइम्स लॉ फिक्शन का भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो ये ठीक नहीं है, ठीक है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही लगाना चाहिए और ये उन्हीं के डोमेन में आता है। और इस एक्ट की वजह से जो है ना ट्रांज़ैक्शन में भी डिप आई है। अब मतलब रियल एस्टेट में ना काफ़ी जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है? और सेकंडली जो एक टीओआर है जो कि ये जो अभी टास्क फोर्स है उसमें जो कि सेपरेशन प्लान बनाया जाए, रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स पॉलिसी डिपार्टमेंट्स अलग-अलग किए जाएँ। उसमें भी मैंने केपीआईज़ और केपीआरस बनाए हैं जो कि मैं आपसे शेयर भी अभी कुछ देर में कर लूँगा, जो कि बड़े इफ़ेक्टिव हैं, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं बता देता हूँ उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के कि जी टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ रेट किस तरह उसको मेजर करना है, ठीक है? टैक्स कंप्लायंस रेट को की कैलकुलेशन, टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग टाइम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट्स कंडक्टेड कितना होना चाहिए और उसके टारगेट एरियाज़ भी मैंने इसमें डिफाइन किए। मैं आपसे इन राइटिंग भी आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है? और टैक्स पॉलिसी के केपीआईज़ भी मैंने ड्राफ्ट किए हैं। ठीक है, टैक्स पॉलिसी इफेक्टिवनेस रेट क्या होगा, किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि ये मेजर ये पैरामीटर्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल रहेंगे रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स पॉलिसी को अलग-अलग करने में, ठीक है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या होंगे, उसके टारगेट एरियाज़ क्या होंगे? फिर केपीआरस इसके क्या हैं, टैक्स पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड किस तरह होंगे, कंप्लायंस रेट किस तरह अचीव किया जाएगा, टैक्स पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह की जाएगी? अगर एरियाज़ एरियाज़ वगैरह कोई हैं या रिकवरी एफर्ट्स कितनी की गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें डॉक्यूमेंट में मैंने ड्राफ्ट कर ली हुई हैं, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। क्योंकि ये मैंडेटरी बल्कि इनकम्बेंट अब तो रिक्वायरमेंट हो गई है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी को अलग-अलग काम करना चाहिए। जब ये इकट्ठी होती हैं तो ज़्यादातर फ़ोकस जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ से ही जिस तरह सर अ, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस एक्शन की तरफ है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं और रिफॉर्म्स भी टैक्सेशन होनी ही एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर एविडेंस बेस्ड टैक्सेशन नहीं है, तो फिर उसका लोगों पे बर्डन आ जाता है
और ये टैक्स रिटर्न्स फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो सिम्प्लीफाई करने के साथ इमीडिएटली जो है ना इसकी रेवेन्यू कलेक्शन खुद ब खुद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तब वन्स इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, फिर उसपे टैक्सेशन भी कर ली जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो यही मेरी हम्बल सबमिशन है टास्क फ़ोर्स को भी थ्रू प्राइम। उस्मा ज़िया साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज़? मेरी टेक्स्ट पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन जितना मैं कर सकूँ कंट्रीब्यूट वो मैं डेफ़िनेटली मैं करूँगी। तो अभी ये जितनी बातें भी मैं आप लोगों की सारी सुन रही थी, तो इसमें मुझे मतलब जो ख़्याल आता है, बार-बार आता है कि एक तो टैक्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इवन टैक्स फाइलिंग सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको थोड़ा-सा ईज़ी बनाना चाहिए किसी तरह से, इसके लिए भी आप कुछ अपनी प्रपोज़ल्स में कुछ अगर ऐड कर सकें कि देखिए हमारी सोसाइटी में एक नो हाउ भी होनी चाहिए कि लोगों को पता चले हम टैक्स क्यों दे रहे हैं और टैक्स फाइलिंग क्यों हो रही है, इस चीज़ पे थोड़ा पता चलना चाहिए। और दूसरा कोई ऐसा सिस्टम प्रपोज़ करें गवर्नमेंट को, जैसे अभी आप लोगों ने बात की कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पे उनका ज़ोर है। तो मिनिस्टर साहब का भी तो उसमें देखिए कुछ यूटिलाइज़ेशन उसकी आगे कैसे होनी है, उसके लिए कोई रिफॉर्म्स होनी चाहिए डेफ़िनिटली। उस पे अगर कोई सिस्टम प्रपोज़ कर दिया जाए, जो आप लोग अभी प्रपोज़ल्स दे रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों को ऐड करें तो दैट विल बी मच बेटर। हाँ जी, बिल्कुल मैडम उस्मा ये कॉम्प्लेक्स तो डेफ़िनिटली सिस्टम है हमारा और ये कि इस पे हम लोग जब फेडरल बजट हमारा हो रहा था, उस पे प्रपोज़ल्स दिए, तो उसमें भी हमारा यही था कि इसको सिम्प्लीफ़ाई किया जाए। मतलब एक तो आपकी अपनी ज़ाहिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन रिजीम होती है दूसरा ये कि आपकी इंडिविजुअल जो फाइलिंग्स वगैरह होती हैं, प्लस हमारा इवन विथहोल्डिंग टैक्स का सिस्टम जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इस पे हमारे काफ़ी मतलब सेक्शन वाइज़ हमने उनको प्रपोज़ल दिए थे। अभी भी जब भी रिपोर्ट जाएगी, प्रपोज़ल्स जाएँगे, तो उस पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को बड़ा फ़ोकस किया हुआ है, कि कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मतलब बहुत सिंपल होना चाहिए ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखें मतलब सिंगल पेजर रिटर्न भी होती है, वो लोग फाइल कर रहे होते हैं और चलें ठीक है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारी थोड़ी-सी वाक़ई अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, थोड़ा-सा आपको टाइम लगता है उसको। लेकिन ये वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेफ़िनिटली खत्म होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम उसी वक़्त जाएँगे जब कॉम्प्लेक्सिटीज़ खत्म होगी, सिम्प्लिसिटी आएगी। तो बाकी यूटिलाइज़ेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल ये भी आपका अच्छा पॉइंट है। तो ये सारे इंशाल्लाह हम नोट करते जा रहे हैं और इसको हम फाइनल फॉर्म में करके तो ये शेयर करेंगे मेंबर्स के साथ इंशाल्लाह। और किसी की तरफ से कोई इनपुट वगैरह खलील साहब? मेरा मेरा ये है कि पॉलिसी में इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो एक्सपेंसेस के ऊपर और इनकम के ऊपर अलग-अलग टैक्सेशन है और उसका बर्डन जो है वो डेफ़िनेटली और जो टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर जो बर्डन दिन-ब-दिन इंक्रीज़ हो रहा है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए ना इस वक़्त तो ओवरऑल सारे का सारा बर्डन जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, उनको बियर करना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि एक्सपेंसेस के हवाले से टैक्सेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इनकम के हवाले से टैक्सेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए ना 2 तरह की सेल टैक्स गो एक्सपेंस बेस्ड है सेल टैक्स लेकिन उसका रेट इतना ज़्यादा है कि वही बंदा जो इनकम पे टैक्स दे रहा होता है, वो एक्सपेंस पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है। बल्कि दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ा एक्सपेंस कर रहे होते हैं लेकिन वो इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे होते। तो इसको बहुत क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है कि आया हम लोग क्या कर रहे हैं इस सारी हमारी जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर ही बर्डन डाला हुआ है कि वो विथहेल्ड भी करें लोगों का टैक्स और उसको जमा भी करवाएँ। अब एक यहाँ इस सेक्शन में जितनी गवर्नमेंट को कम कलेक्शन हो रही है, वो आप सोच नहीं सकते। कि मतलब लोग डिडक्शन कर लेते हैं, जमा नहीं कराते, उसके ऊपर भी किसी को कोई अभी बेहतरी है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं टैक्स रिटर्न्स में या इन्फॉर्मेशन के हवाले से। लेकिन इनके ऊपर भी कोई बहुत बेहतर किस्म की पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए और बर्डन्स को थ्रेटनिंग के ज़रिए इंक्रीज़ ना किया जाए, उसको पार्टिसिपेशन के ज़रिए इंक्रीज़ किया जाए और उसमें लोगों के साथ इंटीग्रेट किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए और इस तरह की कोई पॉलिसी के हवाले से इस तरह की कोई सजेशंस डेवलप करनी चाहिए, ताकि लोग ईज़ भी हों और टैक्स भी दें। बाकी तो जो टैक्सेशन अगर अदर इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट के लेवल के वो इश्यूज़ अलग हैं, उनको अलग से एड्रेस करना चाहिए। लेकिन टैक्स टैक्स कलेक्शन और टैक्स एक्सपेंस जो है ना उसको भी कोई आपस में कोरिलेट करना चाहिए, कि जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए और जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उसकी कंपैरिज़न आपस में कैसा है? मतलब लोगों को एनकरेज करने से ज़्यादा बेहतर टैक्स लिया जा सकता है, बनिस्बत इसके कि आप अथॉरिटीज़ को पावरफुल कर दें
लेकिन वो अदर साइड पे जाके गवर्नमेंट को लॉस कर रही हो। तो इस पॉलिसी इसको भी पॉलिसी मैटर बना के इसको भी डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं नहीं समझता कि इसके बगैर गवर्नमेंट अपनी कलेक्शन और अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकेगी। मेरी नज़र में नहीं, आप देखिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स कितने आए हैं, बड़ी उन्होंने ज़ोर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स कलेक्शंस हैं वो हो ही नहीं पा रही। तो इसके ऊपर उनको क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए कि गो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो भी कहता रहे, लेकिन हमें अपने सिनेरियोस को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और वो बाज़ जगहों पे वो अपने राइट पे होते हैं कि वो सही कह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अपने सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब हमने उसके लिए कोई सजेशंस प्रिपेयर नहीं की, कुछ नहीं किया। मतलब ये बहुत ब्रॉड बेसिस के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो फिर आप इसको बेहतर तरीके से और इन सजेशंस को ब्रॉड बेसिस पे ऊपर सजेशन लेके और उसको आगे प्रेज़ेंट करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकेंगे। जी, थैंक यू अंसारी साहब। अपना सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी करवा दें क्योंकि बहुत से नए मेंबर्स बने हैं, तो वी डोंट नो यू पर्सनली। अगर आप बता दीजिएगा अंसारी साहब आप कहाँ पे हैं इस वक़्त बेस्ड? जी, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके साथ काम कर रहा हूँ, इक़्तिदार कंस्ट्रक्शन के नाम से है। पहले ये बनु मुख्तार के साथ होते थे, उनके भाई हैं, तो ये उनसे अलहदा हो गए, तो इन्होंने अपनी नई कंपनी बना ली। तो मैं राइट, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट, थैंक यू। आपने बड़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट डिस्कशन की है आपने कि स्पेशली जो इनकम और कंजम्पशन के हवाले से बात कर रहे थे कि कंजम्पशन के ऊपर भी टैक्स है और इनकम के ऊपर भी टैक्स है, इसका ट्रेड ऑफ हमें देखने की ज़रूरत है। और वो भी इम्पोर्टेंट है, वो जो आप कह रहे थे कि इस पे मैं थोड़ा-सा ब्रीफली रिस्पॉन्ड करूँगा कि देयर आर मैनी टैक्सेस जिनके ऊपर टैक्स कलेक्शन का एक्सपेंस उनके रेवेन्यू से ज़्यादा है। विथहोल्डिंग टैक्सेस बहुत उसमें शामिल होते हैं। इसमें बाइडेन ने एक अच्छी रिसर्च की थी कुछ अर्से पहले। तो उनको आई थिंक इस फोरम से भी हम हाइलाइट कर सकते हैं कि ये फोरम भी रिकमेंड करता है या एंडोर्स करता है कि ऐसे टैक्सेस जिनका के रेवेन्यू उनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो उनको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि वो इनएफिशिएंसी का ज़ाहिर है वो नेट नेट लॉस का बायस है गवर्नमेंट के लिए। और वो टैक्स पेयर्स के लिए भी आसानी पैदा करेंगे अगर हम वो टैक्स कम कर दें और गवर्नमेंट के लिए भी उसमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे टीपू सुल्तान टीपू साहब हैं इस साइड। टीपू साहब, ओवर टू यू प्लीज़। मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मुख्तलिफ अदारों में काम कर चुका हूँ, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में। तो ये है कि मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एक तो हमारा जो बहुत बड़ा सेक्टर अनटैप्ड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, टैक्स कलेक्शन के हवाले से। दूसरा अच्छा, दूसरा ये है कि ये अभी जो पहले साहब बात कर रहे थे कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए। वो ख़ासतौर पे वो उसके साथ 7E के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये भी जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही है, तो इसके ऊपर भी मेरा ख़्याल है कुछ काम करने की ज़रूरत है और ऐसे मैकेनिज़्म्स डेवलप करने की ज़रूरत है कि इस सेक्टर को भी प्रॉपर्ली यानी टैक्स को मोबिलाइज़ किया जाए इस सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये जो 1.6 ट्रिलियन के करीब जो हमारा पेंशन्स के ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है एक्सपेंस। और इसमें एक तो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि इसको ये देखा जाए कि दुनिया में अक्सर अब जो है ना एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट्स जो है वो उन्होंने अपना इससे डाइवर्सिफाई अवे कर लिया है। इसको अबैंडन कर दिया सिस्टम को। इसकी जगह पे जो है वो प्राइवेटली मैनेज्ड पेंशन फंड्स जो है ना वो, तो मेरी तजवीज़ ये है कि इसके ऊपर गौर किया जाए और इस जो है ना लायबिलिटी को गवर्नमेंट जो है ना एक सिरे से ख़त्म करने की कोशिश करे, जिससे मेरे ख़्याल में हमारे जो बजट डेफ़िसिट है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और इसका जो सारा लॉजिक है वो मैंने एक लेटर लिखा था इसहाक डार साहब को। मैं अभी इस आपके इस वक़्त मैं वो उसकी डिटेल्स तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, मगर आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट लेटर विद यू। तो वो बड़ा डिटेल्ड लेटर है। मैंने इसकी सारा जो
है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कहाँ से पेंशन का सिस्टम शुरू, ये कॉलोनियल लेगेसी है। ये उस वक़्त शुरू हुआ था जब लोगों की के यानी मेनियल जॉब्स होते थे और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। अब अगर आप 12, 13, 14 ग्रेड के रिटायर्ड बंदे का अगर देख लेना, पटवारी या थानेदार या है जी, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें और अगर वो टैक्स पेयर है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड के जी रीच द कंक्लूजन कि इसका जो है ना वो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती पेंशन की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेड 22 अप टू ग्रेड 22, ठीक है ना? वो तो उनको इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं कि वो अपनी सर्विस के दौरान हर बंदा इतने यानी अल्टरनेट जो है ना ज़राए आमदनी बना लेता है। रेंट्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और उसके अलावा फिर और जो है फ्री प्लॉट्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ जो है ना, इसको देखने, ये बिल्कुल जो है ना मेरे ख्याल में जो अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसमें भी इसका एक बड़ा रोल है, इस फैक्टर का, पेंशन का। तो इसको मेरा ख्याल है बड़ा थॉरोली देखने की ज़रूरत है। तो वो लेटर मैं अपना शेयर करूँगा आप लोगों के साथ किसी वक़्त तो भिजवाता हूँ इस तरह। तो और तीसरी बात ये थी कि जो हमारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, और कह लें कि इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे नो हाउ टू अवॉइड टैक्सेस। तो ये उसके ऊपर भी जो है ना कुछ काम करने की ज़रूरत है कि उनके लिए कोई बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए जाएँ। टैक्स को जो है ना कि वो प्रॉपर जो है ना उनका जो हिस्सा बनता है, शेयर बनता है टैक्स का, वो पे करें। रिटेलर्स हैं, और अ, इस तरह के यानी बेशुमार ऐसे हैं जो कि लोग, तो मैं ये मेरी प्रपोज़ल ये है कि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव यानी जिन बॉडीज़ के वो मेंबर्स हैं, मसलन डॉक्टर्स हैं तो वो जो मेडिकल और डेंटल एसोसिएशन वगैरह है, उसके इन एसोसिएशंस के थ्रू जो है ना कुछ सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि उन बेंचमार्किंग की जाए और उनसे वो टैक्स कलेक्शन की जाए। तो उसमें ये मेरी एक डिटेल प्रपोज़ल मैंने भेजी थी, वो मैं लेटर आपके साथ शेयर करूँगा कि जो टैक्स रेवेन्यू है इसको इसके बेस को ब्रॉड करने के लिए और इसके अलावा टैक्स की जो कलेक्शन है उसको एनहांस करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए। तो ये मेरी एक मुख्तसर गुज़ारिश थी। तो जी। बाकी ये कि ये जो हमारा रिटेल सेक्टर है, ये बहुत बड़ा वेटर है मेरे ख़्याल में, और अंडर यानी तो क्या कहना चाहिए, वो टैक्स नहीं पे कर रहा प्रॉपर। और फिर ये जो है अपना हमारी ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह, दे आर आल्सो अ बिग हर्डल इन द वे ऑफ, क्योंकि ये लोग आके फिर जो है ना पॉलिसीज़ को अंडरमाइन करते हैं, सिस्टम को अंडरमाइन करते हैं। तो इनके साथ भी जो है ना गवर्नमेंट को कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए कि इनको जो है ना मतलब है अनब्राइडल्ड जो है पावर्स हैं इनके पास। तो इसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि दे शुड एक्चुअली उन यानी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएँ कि दे शुड बिकम पार्टनर्स रादर देन ओपोनेंट्स इन कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है ना? आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज़ किए। अच्छा, मेरी जी, जी। एक इसमें एक एज़ अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल कंट्रीब्यूशन, वो हुँ, हुँ। मैं इस चीज़ को रीइटरेट करना चाहता हूँ जो हमारा प्राइम का भी मौक़िफ़ रहा है। जो भी आप भी हुँ, बात कर रहे थे कि टैक्स इवेजन की आप बात कर रहे थे। एक तो ये कि जनरली एज़ अ नैरेटिव मेरा ख़्याल है हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए कि हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं। ये टैक्स हुँ, इवेजन की तो हर कोई बात करता है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट के जी। लोग बात करते हैं, तो वो एक उनका अपना ज़ाहिर है, उसके पीछे तो वो रेवेन्यू टारगेट होता है कि जी रेवेन्यू हम इकट्ठा करें। लेकिन हमारा हुँ, पर्सपेक्टिव ज़रा डिफरेंट है, और हम ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स जो पे कर रहे हैं, वो कैसा फ़ील करते हैं, उनकी उनकी क्या थॉट्स हैं। फॉर इंस्टेंस टैक्स रेट्स
हम लोग ये बात करते हैं कि टैक्स रेट्स आर टू हाई इन पाकिस्तान। जी, बिल्कुल ठीक है। जनरल सेल्स टैक्स कल रात को मैं वो टीवी पे था तो मैं वही बात कर रहा था कि ये जो हमने कह रहे हैं कि एवेजन जो हो रही है, रिटेलर्स की भी जो एवेजन हो रही है, हाँ, वो ऑब्वियसली रेट इज सो हाई कि वो कोई भी इस पे आने के लिए तैयार नहीं होगा इस मार्जिन के साथ। तो रेट्स नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन बोथ फॉर सेल्स टैक्स एंड फॉर इनकम टैक्स। उसमें फिर एक काउंटर पॉइंट ये आता है कि जी ये वो रेवेन्यू का क्या बनेगा। ऑब्वियसली जब रेट कम होंगे तो रेवेन्यू भी नीचे जाएगा। तो उसमें हम लोग फिर ये प्रपोज करते हैं कि आप एक दिन में तो सारे नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेक्टर्स कि जिन सेक्टर्स में इंटीग्रेशन है आपस में, जो उसमें से मोस्टली इनफॉर्मल है यानी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में बैठे हुए हैं और फॉर्मल को सप्लाई करते हैं, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक लो रेट, जिस तरह दुनिया भर में हुआ है कि वो लो रेट से स्टार्ट हुई है जनरल सेल्स टैक्स रिजीम्स, उसके बाद हायर की तरफ गई है, स्पेशली डेवलपिंग और एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सिंगापुर में, मलेशिया में, टर्की में, हर जगह लो टैक्स रेट्स आए हैं। So this is in general my point about importance of tax rates and the importance of reduction of the tax rates from taxpayers' point of view. तो हमें इसको एज अ रिंग नैरेटिव भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वो मतलब वैसे तो मतलब इसमें अब डबल टैक्सेशन भी हो रही है, मतलब मल्टीपल टैक्सेशन हो रही मल्टीपल है। टैक्सेशन भी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you. तो थैंक इस में मज़ीद कोई फिर मैं आपको प्रपोज़ल्स हैं तो या वो शेयर कर लीजिएगा जिनकी भी आपके भी या जो और मेंबर्स हैं जिनके कोई स्पेसिफिक और प्रपोजल्स बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो आप सबसे ठीक ये रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर कर लें हमारे व्हाट्सएप में। तो उसमें से पॉइंट निकाल के और रेफरेंस भी दे देंगे ताकि एक्नॉलेजमेंट भी हो जाए कि जी इन मेंबर ने या इन साहब ने दी, वो ज़रूरी चीज़ है। नहीं, मकसद हमारा एज़ अ टैक्स पेयर भी ये जो मैं पॉइंट रेज़ कर रहा हूँ, ये भी है कि वी वी शुड बी ट्रीटेड फेयरली, ठीक है ना? ये तो नहीं कि एक सेक्टर टैक्स पे ही ना करे या बहुत कम पे करे, जैसे डॉक्टर्स हैं या अब वो जो सैलरीड क्लास है या यानी जो ऑलरेडी नेट के अंदर है, तो वो मजबूर है, वो तो यानी दे हैव टू पे फुल जो भी उनकी लायबिलिटी है। ठीक, तो उसमें से आपके पॉइंट को फॉलो हम करते हैं। उसको हम इस तरह पुट कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेट्स अक्रॉस सेक्टर्स वो खत्म होनी चाहिए और इस तमाम सेक्टर्स के ऊपर इक्वल टैक्स लगाया जाए। टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स ब्रेक्स ना दी जाए किसी एक सेक्टर को, बल्कि हम जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उससे रिगार्डलेस हम एक रेट की बात कर रहे हैं जो कि हार्मोनाइज भी हो और एक सिंगल रेट की हो और सिम्प्लीफाइड भी हो, ठीक है। और सिंपलीफाइड। सिंपलीफाइड। ओवर टू यू कंसल्टिवो, अपना बताइए भी अपने बारे में और काइंडली फिर अपनी जो भी प्रपोजल वगैरह जो पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। Okay, Assalamu alaikum. My name is Khadija Nadeem, and I'm a project officer at Consultivo. So basically, I wanted to highlight this thing that recently the tech sector has been suffering a lot due to the tax policies. So the tech sector consists of like the software engineering companies and all of these sorts of freelancers who are exporting these services outside of Pakistan and bringing in dollars and other foreign currency, right? So उनका issue ये है कि because the taxation level is so high, their senior level staff keeps leaving and they're facing a retention crisis. And the reason I'm going to quote basically something that I heard the CEO of DevSync, Usman Asif, say recently. He said that people with income higher than, for example, 300,000 rupees are leaving Pakistan. So they're not even staying here. जिनसे आप tax लेना चाह रहे हैं ज़्यादा, right? They're not even staying here. They're finding ways or they're finding better jobs and opportunities abroad, and they're leaving. So he put forward this idea, and I really liked it, so I'd like to share it here. That rather than taxing the salaried class, the revenues of the companies that they're working for should be taxed, because this will affect that company less as compared to the salaried person. Because like individuals, say आप उनकी 10% income ले, 20% income ले, they're going to be much more affected, right? As compared to a company who is earning in millions. उनसे आप 5% ले, so obviously वो कम effect होगी. So this is even more significant because the tech sector in itself is something very important.
for Pakistan's current growth, because they're one of the most fast rising, resources that we have. So yeah, that's all from my side. ओके, थैंक यू वेरी मच खदीजा। अब्दुल अजीज उस्मानी साहब सर कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। जनाब मेरे 2 पॉइंट्स हैं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज करेंगे। तो डॉक्टर जी मेरा नाम अब्दुल अजीज है। मैंने जी कोई 27 साल का अरसा गुजारा नॉर्वेजियन एड एजेंसी के साथ यहाँ पाकिस्तान में, और आजकल मैं रिटायर हूँ और एज ए कंसल्टेंट थोड़ा बहुत अपना काम करता हूँ। अली सलमान साहब को 2 बार सुना जब ये रिफा में आए थे और मैं वहाँ पे तालिब इल्म था जी, तो लिहाजा थोड़ा सेंसिटिव मुलाकात है। अच्छा, गुजारिश ये है कि डॉक्टर इकराम ने एक पोस्ट लगाई थी IMF के हवाले से कि जी IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्सेस, हमने ये कहा है गवर्नमेंट को जी अमीरों पे लगाएं और गरीबों को स्पेयर करें वगैरह वगैरह। ये एक पोस्ट पहले भी चलती थी, हमने भी देखी है। तो मेरा सवाल ये कि क्या IMF जब पैसे देता है तो कोई उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी तो होता होगा ना कि जिस गवर्नमेंट के साथ हमने शराइत तय की हैं, क्या वो उन शराइत के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो क्या हम एयरलाइंस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हम IMF को अप्रोच कर सकते हैं कि जी आपकी जो मॉनिटरिंग है वो क्या कहती है? गवर्नमेंट से आपने कुछ शराइत तय की, तो क्या आप बयान तो दे देते हैं जी हमने कहा कि अमीरों पे टैक्स लगाएं और गरीबों को माफ़ कर दें या कम करें, लेकिन क्या वाक़ई गवर्नमेंट आपकी इन शराइत पे अमल कर भी रही है कि नहीं कर रही? तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन फॉर द IMF, क्योंकि उनका डेफिनेटली देखें ना, कोई अगर सपोज़ कोई एक इंडिविजुअल भी किसी को देता है पैसे कि भाई लाख रुपए ले लें, आप अपना कारोबार करें, तो वो उससे जाके 10 बार हर हफ्ते बाद पूछता है, हाँ जी बताओ काम कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है? तुमने पैसे कहीं और तो नहीं खर्च कर दिए, उसी में कारोबार में लगाए कि नहीं लगाए वगैरह वगैरह। तो आई एम श्योर कि IMF का भी अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। तो उनसे ये सवाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम का डेफिनेटली बनता है कि हम बार्बर्स हैं, आपके कर्जदार हम हैं, जिनको आप देते हैं शायद वो नहीं है। तो लिहाजा आप बताइए कि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो किस हद तक इफेक्टिव है? एक तो ये हो गया। दूसरा, चूंकि मैं मेरा ताल्लुक सोशल डेवलपमेंट से है जी, तो मैं जो टैक्स की ह्यूमन साइड है ना, मैं ज़रा थोड़ा उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, टैक्स देना या ना देना हमारा एक फैसला होता है ना, ठीक है? और वो फैसला कभी इंडिपेंडेंट होता है और आई थिंक इन मोस्ट केसेस वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट इस तरह से कि हम देखते हैं कि ये बड़े-बड़े अरबपति लोग अखबार में आ गए जिन्होंने 5,000 रुपए टैक्स दिए। मैं सोचता हूँ यार इसने 5 दिया तो मैं किस खे खेती मूली मैं क्यों दूँ भाई? मैं तो देता ही नहीं हूँ टैक्स, ठीक है? तो हमें ये भी थोड़ा-सा मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे एक स्टडी करवानी चाहिए कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते? उनका ये फैसला उसकी क्या बुनियाद होती है? क्योंकि यही वो मुल्क है जहाँ पर आपके तकरीबन 99% कह लें मदारिस, मसाजिद, दस्तरख़्वान, लंगर वगैरह-वगैरह, ठीक है? लोग बेशुमार फ़िलैंथ्रोपी करते हैं। तो वहाँ पर टैक्स क्यों नहीं देते? तो ये एक जो रवैया है इसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि हमें जानने की ज़रूरत है और लोग ये फैसला किस बुनियाद पे करते हैं। आई थिंक कि मैं समझूँगा कि शायद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि यार हम अगर मैं टैक्स दूँगा तो मुझे गवर्नमेंट वापस क्या करेगी? कुछ भी नहीं देगी, ठीक है? वो के देती है गवर्नमेंट, ये नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी शायद वो मुझे उस तरह से महसूस नहीं होता या नज़र नहीं आता। तो ये मेरे नज़दीक जो क्योंकि जो टैक्स इवेजन है ना जी, वो तो दुनिया पूरी में, वो तो जहाँ डेवलप्ड सिस्टम्स है वहाँ पर भी है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ चूँकि अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए हम सब के सब टैक्स दे रहे हैं और यदि जो पैसे बैंक में आए वो हमने खर्च किए तो उन पे हमने जगह-जगह टैक्स दिया, चाहे पेट्रोल लिया, चाहे कोई ग्रोसरी की, चाहे कुछ किया उस पे टैक्स दिया और फिर हमने उस पे इनकम टैक्स भी देना है। तो ज़ाहिर है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल टैक्सेशन के उसमें आ जाता है। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो टैक्स इवेजन है वो शायद आम तबका, आम आदमी के लेवल पे उतनी नहीं जितना ऊपर के लेवल पे, जिनके पास ज़्यादा इख्तियार। थैंक यू। तो जी। हाँ जी,
तो ये थोड़ा-सा इसकी जो ह्यूमन साइड है वो भी है, मेरा ख़्याल है कि उस पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। और प्लस जो टैक्स टैक्स कलेक्टर्स हैं, टैक्स कलेक्टर्स, आई थिंक दे नीड टू गेट आउट ऑफ देयर ऑफिसेज़। ये अंदर बैठ के करने वाला काम नहीं है। जिस तरह अब आप रिटेल की बात कर रहे हैं अगर, तो रिटेल तो आप एक बंदे की ड्यूटी लगा दें कि भाई आप आज लेट्स से 50 दुकानें अपने विज़िट करनी, ठीक है? उनके एरियाज़ बाँट दें, तो लोग इन थोड़ा-सा वो मशीनरी दफ्तर से बाहर आए और लोगों से इंटरैक्ट भी करें, क्योंकि हमारे दरमियान और एसपीआर के या गवर्नमेंट के मोस्ट महकमों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है ना। हम लोग तो डिस्कनेक्ट का शिकार हैं ही। तो आई थिंक अगर एफपीआर थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट भी करे, उनको बताए कि ये जो टैक्स आपने दिया है इसका ये फ़ायदा हुआ है, आपको ये वापस इस सूरत में आया वगैरह-वगैरह, तो दैट माइट हेल्प एज़ वेल। थैंक यू सो मच उस्मानी साहब। जस्ट क्विक रिस्पांस, हम इसके ऊपर ज़ाहिर है अभी हम डिबेट में तो नहीं जाएंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, जी। मगर आपने बड़े अहम पॉइंट्स रेज किए। आईएमएफ का जो आपने पॉइंट रेज किया उसमें हम ये कर सकते हैं, एज अ थिंक टैंक हम लोगों से उनकी इनफॉर्मल और फॉर्मल मीटिंग्स होती रहती हैं। आईएमएफ जी। के इस्लामाबाद जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है या उनकी जो अच्छा, तो ठीक है। we can convey these concerns officially also कि on behalf बिल्कुल, of Taxpayers Alliance of Pakistan we want बिल्कुल to सही। convey these concerns। दूसरा ये कि जो उनका ऑफिशियल मेमोरेंडम आता है जब ये करते हैं, साइन करते हैं डिसबर्समेंट वगैरह के लिए, तो वो कंडीशनलिटीज रिव्यू वगैरह होते हैं, जैसे हुँ, अभी नवंबर में रिव्यू होगा दोबारा, तो उस वक्त ये सारी चीजें जेर बहस आती हैं। चूंकि वो आईएमएफ इज नॉट अ ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उनका जी, मैकेनिज्म जी। वर्क है वो, जी, बिल्कुल। लेकिन ये चीजें वहाँ राइज बिल्कुल होती हैं कि जी आपने हुँ, टैक्स बिल्स को कितना इम्प्रूव किया, फॉर इंस्टेंस हुँ, हुँ। टैक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू रेज दिस कंसर्न ऑल्सो फ्रॉम देम, सो वी विल डू दैट ऑन योर बिहाफ। और जो आपने वो जो ह्यूमन एस्पेक्ट की बात की टैक्स बिहेवियर की, उसमें हमें अभी हमारे नए मेंबर हैं इस वक्त तो प्रॉब्ली नहीं है मीटिंग में, डॉक्टर नदीम सरवर, तो अच्छा, अच्छा। उनकी पीएचडी इसी मौजू के ऊपर है। अच्छा, 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 अच्छा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी वक्त हमें सबको मतलब एक हम सेशन कर लेंगे इस जूम के ऊपर कि ठीक है। एक अपना जो पीएचडी है उनकी वो इसी टॉपिक के ऊपर है जो आपने रेज किया क्वेश्चन, तो ठीक उनसे है। बेहतर तो शायद हमें इस वक्त रिसोर्स नहीं मिलेगा सही। कि जी वाई पीपल डू नॉट पे टैक्स। हाँ, तो वो हम फिर एक सेशन रख लेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल सही, बट बड़ी दैट्स अच्छी बात। ऑब्वियसली सेपरेट डिस्कशन, बट जी, बिल्कुल। बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, तो थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया। कोई मेंबर अगर अपनी कोई इनपुट, कोई फीडबैक किसी हवाले से कोई डिस्कशन करना चाहे, ओपन फोरम है, तो कोई भी डिस्कशन पॉइंट आपके ज़हन में या कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं? जी, अरशद, ओवर टू यू प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद अरशद इकबाल और I've been working abroad quite some time, then recently I'm back और आजकल कुछ कंसल्टिंग और ऑनलाइन ये काम मेरा चल रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और रिसेंटली मैं इसी के ऊपर आजकल मैं खुद भी स्टूडेंट के तौर पे इस्लामिक शरिया के रूल्स जो हैं उनको पढ़ भी रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इसमें बड़े अच्छे जो अभी पॉइंट्स रेज किए हैं, अगर यही पॉइंट ऑल्दो इसमें सब नियत का अमल दखल है, अगर नियत हो तो रियली पाकिस्तान कैन चेंज एंड पाकिस्तान हैज लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने बाहर दुनिया में देखा है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है बट दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स। और उसकी वजह ये आपके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक जो है आपका टैक्स मैकेनिज्म जो है, जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ने ये डिस्कस भी किया था, इज कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर आपको वो लगता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, भाई अगर मैं दे तो दूं लेकिन ये वापस इसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। टू सम एक्सटेंट मिलता है लेकिन वैसा नहीं मिलता जो कि ट्रू स्पिरिट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम होता है। और अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो उसमें बड़े अच्छे हमारे पास, क्योंकि डेफिनेटली बीइंग मुस्लिम हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कभी समझा नहीं है। When you say is best code of life, that means the creator has created something the other system cannot prevail it.
अब इसको समझने की ज़रूरत है। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है वक़्फ़ का, जो शराइत है। जब आप किसी चीज़ को आगे वक़्फ़ करते हैं, तो उसमें जो बंदा उस वक़्फ़ के ऊपर उसके सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं और उसमें एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो वो आगे जाके ये एक कमेटी टाइप होती है जो बताती है कि ये जो एरिया है ये प्रायोरिटाइज है। इसको पहले यहाँ पे अपनी इनकम को आप यहाँ पे लगाएँ और बाद में ये प्रायोरिटी है यहाँ पे लगाएँ। मेरे हिसाब से ये टैक्स सिस्टम और ये सब कुछ और पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा और शायद मैं ये कहूँ कि अगर हमारे ये इस फोरम के ऊपर जितने पार्टिसिपेंट हैं अगर इनकी वॉइस है तो वो ये रेज़ करें कि व्हाई नॉट टू इनोवेट इन टैक्सेशन सिस्टम। आपके यहाँ पे मैं अगर टैक्स देना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले ये सोचूँगा कि टैक्स वालों के साथ जाके मैं बातचीत करूँगा तो लाज़मी सब लोग तकरीबन अगर मेरा यहाँ ऐसा एक्सपीरियंस ना भी हो तो मेरे ज़हन में पहले ये बात आएगी कि वेस्ट ऑफ टाइम व्हेन आई गो देयर फॉर हियरिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम नंबर 1 नंबर 2 इज़ डेफिनिटली समबडी विल आस्क मी फॉर समथिंग ठीक है? तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे उनको नीचे से लेके ऊपर तक कुछ ना कुछ यानी फाइल घुमाने, फाइल बचाने इन सब चीज़ के लिए व्हिच इज़ प्रैक्टिकल। मैं पाकिस्तान में टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूँ, तो आई हैव फेस्ड दिस। तो फिर उसके बाद आपका जो ट्रू सेंस है वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूँ कर दें कि आपके टैक्स कैलकुलेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कोई कम्युनिटी वो आपके गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर लोग कैलकुलेशन के लिए और असेसमेंट के लिए बैठे हों लेकिन उसको लगाना कहाँ पे है उसके लिए अगर आप ये थोड़ा सा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ इस्लामाबाद में टैक्स पेयर्स की एक कमेटी बना दें और उस कमेटी का ये काम हो कि इस साल हमारा जो टैक्स होगा वो बजाय हम गवर्नमेंट को पे करने की बजाय हम इस पे एक हॉस्पिटल बना देंगे। अब आपका वो जो फंड है वो बजाय गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए की बजाय वो आपकी कम्युनिटी में ही लगेगा और उसका आप परसेंटेज रख लें कि 20% आप गवर्नमेंट को देंगे 80% आप हॉस्पिटल बनाने पे लगा दें ताकि गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू जाए डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स और दूसरी तरफ से आपकी कम्युनिटी के अंदर भी डेवलपमेंट हो जाए आहिस्ता आहिस्ता आपकी आपके पूरे मुल्क के सूबे के लिहाज से देखें फिर आप इसको सिटी लेवल के हिसाब से देखें टाउन के लिहाज से देखें आप अगर आपकी मसलन बहुत सारी जगह हैं अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं आपको रोड्स और आपको हॉस्पिटल वगैरह नजर आते हैं लेकिन आप यहाँ से चले जाएं जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं चित्राल वगैरह की साइड पे चले जाएं आपको वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट भी सही फंक्शनल नहीं नजर आता अगर आप चित्राल से टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उनका अपना ही एक निज़ाम होना चाहिए कि वो टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट करें जनरेट करें वहाँ पे टैक्स जनरेशन के बाद अगर उस वो अगर 30% या 40% भी लगाते हैं अपनी कम्युनिटी में आफ्टर 5 years दैट प्लेस वुड बी डिफरेंट बाकी 70% आप या 40% आप या 60% जो भी परसेंटेज है वो आप गवर्नमेंट को दे दें ये आपका वो सिस्टम है जो कि इजी है आपका लोकल बेस्ड सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं एक एरिया कवर हो रहा है आपके गांव के लोग बाकी यही बात है ज़कात देने में ये और चैरिटीज देने में ये मुल्क दुनिया में टॉप लेवल पे आता है लेकिन टैक्स देने के ऊपर नहीं आएगा क्यों क्योंकि हमें पता है कि डेवलप कंट्रीज के अंदर उनके जो लीडर्स होते हैं वो खुद यानी वो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं आप अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर देख लें आप अफ्रीका के अंदर देख लें आप एशिया के अंदर देख लें यहाँ के लीडर्स बाहर बैठे होते हैं अवाम गरीब होती है और टैक्स उसी अवाम से दिया जा रहा है जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा नोबडी विल ट्रस्ट इट और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप अगर हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 4 मुफ्तियान कराम बिठाएं उनके साथ 4 कंसल्टेंट बिठाएं एक सिस्टम डिवाइस करें और लागू कर दें विद इन 5 इयर्स अगर आपको चेंज ना नजर आए आप खुद बता सकते हैं थैंक यू जी ओके, बहुत शुक्रिया। ये अच्छे पॉइंट्स माशाल्लाह रेज़ किए अर्शद इकबाल साहब आपने
थोड़ा-सा जो लोकल टैक्सेस की आपने बात की ना, मेरे ख्याल में पंजाब का थोड़ा बहुत मुझे टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, तो खैर उस्मान अज़बत साहब भी उसपे मेरे ख्याल में बेहतर कुछ इनपुट दे सकेंगे कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब जो भी आपकी लोकल टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, तो उसमें होता है कि पंजाब गवर्नमेंट इतना उसमें मतलब लेगी और लोकल टैक्स जो है वो इतना लोकल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसकी फिर यूटिलाइज़ेशन यहाँ पे जो है वो लोकल लेवल पे जो भी उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो किस तरह यूटिलाइज़ेशन होगी। लेकिन डेफ़िनेटली बात आपकी सही है कि हमारे यहाँ उस तरह की यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रही, जो कि होनी चाहिए। मतलब बेसिक हमारी जो इवन है, मतलब एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है काम नहीं हो रहा। तो इस्लामिक तो डेफ़िनेटली सिस्टम उसके ऊपर हमारा बल्कि काफ़ी हद तक काम हो भी रहा है। इस्लामिक बैंकिंग का भी मेरे ख्याल है काफ़ी हो रही हैं चीज़ें, मतलब बैंक्स को शरिया बेस्ड प्रोडक्ट्स वग़ैरह और शरिया बेस्ड कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस पे बहरहाल प्रपोज़ल पूरा बनाने की और इंशाल्लाह आगे कन्वे करने की ज़रूरत है। इस पे इंशाल्लाह मिल के काम करते हैं। जी, टीपू सुल्तान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, अभी थोड़ी देर अभी मुझसे इससे पहले जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने वक़्फ़ का आइडिया दिया है। तो मैं ये इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि ये आइडिया जो है हमें तुर्की से इसके बारे में सबक सीखने की ज़रूरत है। तुर्की का जो निज़ाम है ज़्यादातर वो अ, उक वक़्फ़ उनका यानी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक जो वक़्फ़ के फंड्स को मैनेज करता है। और ज़्यादातर जो वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अ, वक़्फ़ के लिए यानी वक़्फ़ से फ़ाइनेंस है और उनकी जो इनकम्स होती हैं, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ जो है तुर्की में वो भी वक़्फ़ के अंडर चल रही हैं, जिनमें या फ्री एजुकेशन है या नॉमिनल हैं चार्जेज़। तो ये एक आइडिया है, यानी ये एक सिस्टम है जो कि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में था। और जो और सल्तनत उस्मानिया के टूटने की एक बड़ी वजह भी यही थी कि ये इट वाज़ कमिंग इन क्लैश विद द कैपिटल वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है ना? तो इससे हमें यानी ओ यानी तुर्की की जो कहना चाहिए कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें वो वक़्फ़ का बहुत बड़ा किरदार है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें पाकिस्तान में अपनाने की ज़रूरत है। तो मैं उस पॉइंट को सपोर्ट करूँगा जो अ, इससे पहले साहब ने बात की है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जी। जी, और कोई सैयद अली एहसान? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग वो हो रही है कॉन्वर्सेशन। उसमें मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी इज द राइट ऑफ प्राइवेसी टू योर इनकम। कि अभी जो है ना मतलब मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट कॉग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो एक ओवर रीच कर सकती है इनकम्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में थ्रू द टैक्स सिस्टम। एंड आई वुड होप कि आगे जाके हम जो है एटलीस्ट इन राइट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करें और एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम करें जिसके अंदर इस लार्ज स्केल के ऊपर जो है ना मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द एंड ऑफ द पब्लिक जो है ना वो रिक्वायर्ड ना हो कि जी इनकम्स भी कैलकुलेट हो रही हैं, फिर टैक्सेस भी कैलकुलेट हो रहे हैं। एक पूरा जो है निजाम सा बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंस के लोगों की, बहुत सारे अकाउंटिंग के लोगों की भी जो है नौकरियां लगी हुई हैं। और ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद इस तरह के लोगों को अफोर्ड भी नहीं कर सकती बिकॉज वो स्टार्टअप के ऐसे स्टेज के ऊपर है, उनको भी जो है कंप्लायंस के चक्रों में रखना पड़ जाते हैं स्पेशलिस्ट। तो एक ये मेरे माइंड में है कि एटलीस्ट फॉर द स्टार्टअप्स एंड फॉर द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हेन वी से स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक पाकिस्तान के अंदर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन 12-15 लोग, 20 लोग जो है दैट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल। तो एक ये, और दूसरा जो है वही कि जो आपके प्राइवेसी ऑफ योर इनकम, हैविंग द राइट टू कीप योर इनकम सिक्योर एंड प्राइवेट, अगर ये हो पाए। क्योंकि देखिए आपको ये इसकी ओवररीच जो है वो बार बार नजर भी आएगी जब किसी ने एफपीआर ने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सन के पीछे भी जाना होता है, तो तब भी जो है इसी चीज को एक्सेस करते हुए जो है उन लोगों को हरास किया जाता है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और इवेंचुअली काफी ज्यादा मैटर्स, मे बी ऑलमोस्ट 50% to 60% ऑफ मैटर्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड। और एंड पे उसकी कोई कंक्लूजन नहीं निकलती सिवाय ये कि गलत समझ गया था एफबीआर के हुआ क्या है। तो दैट इज माय 2 सेंट्स। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन कन्वर्सेशन रही, मतलब सारे मेंबर्स ने जितनी भी पार्टिसिपेशन हुई है, अच्छी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुई है और सबकी तरफ से पॉइंट्स आए हैं, नोट डाउन भी हो गए हैं और इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे इसके ऊपर फर्दर अपनी इंटरनल डेलिब्रेशंस करके। और डॉक्टर मंजूर साहब, आपसे हमने स्टार्ट किया था और अभी आपने सारी कन्वर्सेशन माशाल्लाह मेमरान की सुनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यू वांट मी टू से समथिंग? मैं कुछ बोलूं? जी, जी सर, प्लीज़ ओवर टू यू। अच्छा, तो फ्रैंकली मेरा टैक्स का इतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस काफ़ी अच्छी बातें सुनने को आई और यही मैं देख रहा था कि ये उसको जो टैक्स ये कमीशन है, इनका भी यही था कि व्हाट आई कुड सी कि भाई ये विद होल्डिंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और इसको रिड्यूस करें और इसका ये सारा many of the points that were being mentioned, they're also being discussed there. तो अगर आप लोगों की तरफ से भी आएंगे तो they'll add more force, इंशाल्लाह। कि ये मतलब है कि एक इम्पोर्टेंट उस तरफ से आ रही हैं जो कि वो लोग हैं जो समझते हैं टैक्स वगैरह की ये चीज़ें। तो ये अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, तो आई अप्रिशिएट अगर आप लोग इनको सम अप करके तो इनको ज़रा कोई थोड़े हमारे एंड आपकी तरफ से ये प्रेजेंट देम to the task force and see how क्या कहते हैं क्या नहीं, and maybe I'll get back to you. उनको जो clarifications चाहिए होंगी या कुछ चाहिए होंगी, तो बस यही मुझे कहना था मेरा ख्याल में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक छोटी सी गुजारिश मुझे अगर इजाज़त हो तो। जी, जी, जी। मैं समझता हूँ कि अलायंस को अपनी जो मेंबरशिप बेस है उस पर भी काम करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अलायंस को ज्वाइन करेंगे तो फिर उनके बिहाफ पे आप जब बोलेंगे तो ज़ाहिर है कि आपकी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर होगी। बिल्कुल। तो आपने अगर पॉलिटिक्स पे काम मतलब हो सकता है किया हो, लेकिन जिस तरह चैप्टर्स बन जाएँ मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर ये एक पीपल सेंटर्ड इदारे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने है, क्योंकि प्राइम तो एक इकोनॉमिक या एनालिटिकल वो है ना थिंक टैंक है। उसका, जबकि जो अलायंस है उसको तरह एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जिसमें लोगों की आवाज़ जी सर, जो है वो शामिल हो। बिल्कुल और इंशाल्लाह इसमें हाँ जी, बाकी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। टैक्स यहाँ पे देना मुश्किल है, ना देने की निस्बत इतनी डॉक्यूमेंटेशन है कि बंदा जो है वो ख्वार हो जाता है। तो और फिर जो दे रहा है उसी को कहते हैं उसी की खाल खींच लो, जो नहीं दे रहे उनको छोड़ दो, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें एजेंडा पे आती जाएँगी। लेकिन आई थिंक अलायंस को भी थोड़ा अपने आप को जितना एक्सपैंड करें उतना बेहतर। जी, जी, इंशाल्लाह सर इस पे काम हो चुके हैं। हमारा लाहौर चैप्टर तो ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। उस्मान असमद साहब वहाँ पे इसको हेड कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पार्टिसिपेशन उनकी है माशाल्लाह इस ग्रुप में और अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन भी की उन्होंने। तो बाकी इंशाल्लाह कराची फिर खैबर पख्तूनख्वा, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग इसकी जो है एक्सपेंशन और स्टेप बाय स्टेप मेंबरान भी, मतलब मेंबरशिप बेस हम काफ़ी बढ़ाते जा रहे हैं साइड बाय साइड ना। तो इंशाल्लाह और ज़ाहिर बात है हम मेंबरान को भी यही कह रहे हैं कि अपने एंड पे भी आप अपने जो ज़ाहिर हल्का अहबाब होता है, आपका प्रोफेशनल सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, तो जहाँ-जहाँ भी आप टैक्स पेयर्स को जितना मज़ीद ऐड करना चाहें और कर जी। सकते हैं, वो डेफ़िनिटली हम सबको एक टीम वर्क ही है। इट्स नॉट अ वन जी, मैन बिल्कुल। शो या एक सोलो किसी ने नहीं करना। तो इंशाल्लाह एज़ अ टीम हम लोगों ने चलना है और बात आप किसी जितना बैक एंड पे हमारा मेंबरशिप बेस ज़्यादा होगी, जितने टैक्स पेयर्स ज़्यादा होंगे, उनकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह इस पे काम डेफ़िनिटली हो रहा है सर, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया जी सबकी पार्टिसिपेशन का। बड़ा कीमती अपना वक़्त में से, अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपने अपना वक़्त निकाला। तो इस वक़्त को हमारी भी यही कोशिश थी जितना मैक्सिमम हम लोग जो है वो प्रोडक्टिव बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे भी हमारे प्रपोज़ल्स वग़ैरह फाइनलाइज़ होते हैं, तो टास्क फ़ोर्स को प्रेज़ेंट हम लोग करेंगे और उससे पहले इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे हमारी कोशिश होगी कि गैदरिंग्स हमारी होती रहें। वर्चुअली हम लोग मिलते रहें एक-दूसरे से, ज़ाहिर है थोड़ा-सा गपशप भी होती रहे, प्लस ये कि इनसाइट्स जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं टैक्सेशन सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उस पे सबके ज़ाहिर है जो थॉट्स वगैरह हैं वो भी सुनने का और मौका मिले। तो इंशाल्लाह विल कीप ऑन दिस। तो थैंक यू वेरी मच थैंक टू यू। दिस मीटिंग और फिर इंशाल्लाह अली साहब आप क्या में कंक्लूड। We will compile all these points and we will share back in the group.
और ग्रुप की तरफ से मजीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद देन वी विल शेयर फॉर्मली विद डॉक्टर मंजूर तो टैक्स पेयर्स अलायंस की तरफ से, और फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी नेक्स्ट मीटिंग हो गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें थोड़ा ये बता दें कि ये टैक्स पेयर्स अलायंस है और उसकी तरफ से ये 8-10 पॉइंट्स आए हैं। तो हमारा मकसद तो ज़ाहिर है यही है कि उन चीज़ों को हम आगे एलिवेट करें। बाकी इसको हम फिर अकॉर्डिंगली आपकी गाइडेंस के मुताबिक इसको एक्सपैंड करते रहेंगे। ये जो थोड़ा सा जस्ट जस्ट टू ऐड, वो जो हमारे दूसरे आपके टैक्स पेयर अलायंस के दूसरे मेंबर हैं जो टास्क फोर्स में हैं, महमूद खालिद, उनका मेरा ख्याल काफी बैकग्राउंड है यू नो ऑन दिस डायरेक्ट टैक्सेशन वगैरह, तो मे बी इट बी इन अ बेटर पोजीशन टू ट्रीट दिस केसेस। लेकिन आप कमीशन को भी भेजें, लेकिन ये अगर एट द सेम टाइम यू सेंड दिस आल्सो टू द एफबीआर, यू नो, क्योंकि कमीशन का थोड़ा टास्क है कि इसको या है ये भी आती है, लेकिन वो उनका था कि रिस्ट्रक्चर कैसे करें एफबीआर को, लेकिन ये चीजें भी हैं कि टैक्स को किस तरह रिफॉर्म किया जाए। सो दिस डज कम इन द परव्यू इन द टीओआरस। तो ठीक है, यू नो दिस थिंग, गुड इनिशिएटिव टुडे एंड होपफुली वील कीप द डायलॉग अलाइव। ओके, राइट, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।